माय क्यूट लिटिल वांगचुन फैमिली वोंट टीवी क्वीन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सिजोई बाहर आया। उसने देखा कि जे नीचे देखते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठा है और कुछ नौकरानियां और नौकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए हैं और उनके बीच में कुछ फुसफुसाहट शुरू हुई है। और यह देखकर जे गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। सिजोई चिल्लाते हुए बोला, क्या आप लोगों के पास कोई काम नहीं है? जैसे ही सिजोई चिल्लाया, सभी नौकरानियां उसके सामने झुकी और वहां से भाग गई। जे ने अपनी आईज रोल करते हुए कहा, इतना स्नेह दिखाने की जरूरत नहीं है। सिजोई ने भी अपनी आईज रोल करते हुए कहा, मैंने ये आपके लिए नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि मेरा पवेलियन कानाफूसी का हाल बन जाए। जॉनजन ने अपनी आईज रोल की। तभी सिजोई ने उससे कहा, अंदर आ जाइए, पत्नी वीन आपको बुला रही है। जे ने उसकी ओर देखा और अपनी बाहों ऊपर उठाते हुए कहा, एक साधारण कॉन्क्लेवन कब से राजकुमार को पुकारने लगी? सिजोई ने कोल्ड टोन में कहा, और अधिक सजा नहीं पाना चाहते ना? तो जिन लांजे खड़ा हुआ और अंदर जाते हुए बोला, जो भी हो। सिजोई अपने मन में बोल रहा, फास्टर। वही मून पवेलियन में मैं आईने के सामने बैठी हुई खूबसूरती से मुस्कुरा रही थी और एक नौकरानी उसके बालों में कंघी कर रही थी। मैं अपनी तर्जनी की अंगूठी को सलाती और आईने में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने अपने मन में सोचा, बहुत आभारी मत बनो क्योंकि मैंने तुम्हें एक आसान मौत दे रही हूँ। मेरी योजना के अनुसार मुझे एम्प्रेस बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वहीं डेजी पवेलियन में जे कमरे के अंदर चला गया और उसके पीछे सिजोई भी था। दोनों भाई अपने पिता और विंग को गले लगाते हुए देखकर पूरी तरह से हैरान थे, जबकि उनकी आंखों में आंसू थे। विंग को गले लगाए समय उनकी आंखों में आंसू की ताज़ा बूंदें बह रही थी। सिजोई ने जे को देखा और जे ने भी चौड़ी आंखें किस और मुंह खोले हुए सिजोई को देखा। उनका मूर्ख पिता एकमात्र उपपत्नी के सामने कैसे रो सकता है? कहाँ है उनका मजबूत स्वभाव? सिजोई वांगजी के सामने झुका। जे भी झुककर प्रणाम किया और उसने अपना गला साफ करने की आवाज दी तो सिजोई ने उसका घूरकर देखा। जे ने कोल्ड टोन में कहा, मुझे यहाँ बुलाया गया है। विंग उसकी ओर देखा और कोल्ड निगाह से देखते हुए कहा, प्लीज यहाँ पे आइए और प्रिंसेस की सांस कीजिए। मुझे लगता है इन्हें जहर दिया गया है। जे ने भी मजाक करते हुए कहा, यदि आप इतना ही जानते हैं तो आप चिकित्सक विशेषज्ञ क्यों नहीं बन जाते? और अब इस तरह की ओर बढ़ गया। विंग अपने मन में कहता है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे तब तक थप्पड़ मारता जब तक ये अपनी बात करने की एक घटिया तरीका छोड़ नहीं देता। जे ने ईचा के शरीर की जांच की और वह हैरान और आश्चर्यचकित था क्योंकि उसे वास्तव में जहर दिया गया था। जे ने विंग को आश्चर्य से देखा, जबकि विंग ने कुछ नहीं कहा और वह जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहा था। जे ने ईचा के पूरे शरीर की जांच की, जबकि सिजोई और वांगजी उसे जिज्ञासा से देख रहे थे। वांगजी ने कोल्ड टोन में पूछा, क्या आपके पास इसका इलाज है? जे बुदबुदाया, शायद मुझे पता है, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ जड़ी बूटियों की ज़रूरत है। विंग ने कोल्ड टोन में कहा, आप मुझे बताएं, आपको किन जड़ी बूटियों की आवश्यकता है? मेरे बगीचे में कुछ जड़ी बूटियां हैं। विंग ने अपने मन में सोचा, अगर मैं इन्हें इलाज बताता हूँ तो क्या इन्हें मुझ पर संदेह नहीं होगा कि मैंने इसे जहर दिया, भले ही मैंने ऐसा ना किया। जे ने विंग को देखा और सोचा कि वह विंग के बगीचे से जड़ी बूटियां ढूंढ सकता है, क्योंकि ये दो जड़ी बूटियां उसके पास नहीं थी। और विंग ने राहत की सांस ली। वह यह जानकर कि ये सही जड़ी बूटियां है। विंग ने कोल्ड टोन में कहा, मेरे बगीचे में इनमें से 2 हैं। आप जाकर मेरी नौकरानी से पूछ सकते हैं, वह आपकी मदद करेगी। जे ने सिर हिलाकर सहमत दी और उसने सिजोई की ओर देखते हुए कहा, चलो मेरे साथ। सिजोई ने पूछा, क्यों? जे खड़े हुआ और जाते हुए बोला, वह मेरी बहन नहीं है। सिजोई ने भी सबको वो किया और जे के पीछे चल दिया। विंग उनके सामने झुका। वांगजी
उसकी हथेली को सहलाते हुए बोला, ये ठीक तो हो जाएगी ना? विंग ने कहा, चिंता मत करिए, ये ठीक हो जाएंगी। जैस्मिन पवेलियन में एंजी ने बगीचे का रास्ता दिखाया। सिजोई और ची वहां चले गए और ची ने जड़ी बूटियों के पत्ते तोड़ने शुरू कर दिए, जबकि सिजोई भी उसकी मदद कर रहा था। लेकिन फिर उन्होंने पीछे एक रोने की आवाज सुनी। जे बुदबुदाया, क्या ये भूत है? जे डर गया था। वहीं सिजोई उसे अजीब तरह से देख रहा था। काफी देर हो चुकी थी। सिजोई ने जे की तरफ देखा, जो अपनी मुट्ठी कसकर बंद किए हुए कोई मंत्र पढ़ रहा था। सिजोई ने अपने छोटे भाई की ये हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन उसे किसी तरह खुद पर काबू पाया और पीछे मुड़कर देखा। पाया कि युवान वहां पर खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल और आंखें सूजी और नाक लाल थी। सिजोई युवान आंखें नम होते हुए बोला, गार्ड अंकल इतने जवान क्यों दिख रहे हैं? जे ने राहत की सांस लिया और उसे घूर के देखा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गार्ड कहने की, यू लिटिल बास्टर्ड? श्वेयांग और एंगजी वहां पर दौड़ते हुए आए। उनने दोनों राजकुमार को बो किया। तभी युवान ने पलके झपकाते हुए श्वेयांग से पूछा, श्वेयांग काका, ये गार्ड इतने जवान क्यों दिख रहे हैं? वहीं सिजोई युवान को देख रहा था और थोड़ा सा मुस्कुराया और मन में कहा, क्यूट। श्वेयांग जल्दी से युवान को मुंह बंद करते हुए बोला, प्रिंस ये पहरेदार नहीं है, बल्कि आपके बड़े भाई हैं। उसने राजकुमारों की ओर देखा और कहा, प्रिंस मुझे खेद है, ये राजकुमार बहुत छोटे हैं और उन्होंने आप दोनों को पहचाना नहीं। तभी जे बोलने वाला था कि तुम्हें तो पनिशमेंट, पर उससे पहले वो कुछ बोल पाता। सिजोई ने अपने हाथ से उसका मुंह ढका और कोल्ड टोन में बोला, ये ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी आखिरकार एक छोटा बच्चा है। उसने युवान की ओर देखकर मुस्कुराया। तभी जे ने राजकुमार की ओर देखेगा, हाँ एक बच्चा, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उसने उपहासपूर्ण लहजे में कहा। वहीं एंगसी अपनी भौहें ऊपर उठाए उसे देख रही थी। इस अहंकारी लहजे का मतलब क्या है? वहीं युवान बो किया और उसने कहा, मुझे खेद है ब्रदर कि मैंने आपको नहीं पहचाना। वहीं जे सिर हिलाकर कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह पिता का और एक डोनेटेड सीरम है और हमारा सौतेला भाई। तभी वहीं एंगची अपने मन में सोचती, कितना बेशर्म है। और श्रेयन कहते हैं, वाह क्या वाक्य है। वहीं से जो सुजय उसे घूर रहा था और उसने कोल्ड टोन में ही कहा, अपने वर्डों पर ध्यान दो जय। तभी कंफ्यूज ईवान ने उससे पूछा, ये स्पम क्या होता है ब्रदर? सुजय ने मासूम मुस्कान के साथ कहा, अब इसे समझाइए श्रीमान भावी चिकित्सक। जने कहा, मैं क्यों, मैं नहीं समझा सकता। सुजय ने कहा, आपने अभी कहा है कि वह हमारा सौतेला भाई है। तभी जय ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं किया। सुजय ने कोल्ड टोन में कहा, तुमने कहा। जय ने भी कहा, मैंने नहीं कहा। सुजय ने जय की ओर देखते हुए कहा, जो अपने शब्द वापस लेते हैं वो डॉग होते हैं। जय ने उसकी ओर देखा, क्या तुम? वहीं तभी युवान खिलखिलाकर हंसने लगा। दोनों भाइयों ने उसकी ओर देखा। युवान हंसते हुए बोला, आप लोग बहुत मजाकिया हैं और बहुत हैंडसम भी। जय गर्व भरी नजर से बोला, मुझे पता है मैं बहुत सुंदर हूँ। सुजय ने जय को अजीब नजरों से देखा और कहा, तुम्हें कोई कीमत नहीं मिल रही है जिस पर तुम इतना गर्व कर रहे हो? जय ने उसकी ओर देखते कहा, आपको बस पल बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सुजय ने अपनी आईज रोल की। सुजय ने वहां से जड़ी बूटियों के पेड़ से पत्तियां तोड़ना शुरू कर दिया और जय ने भी ऐसा ही काम शुरू किया, जबकि युवान एक भ्रमित चेहरे के साथ वहां खड़ा था। खैर विंग ने कहा कि वह जल्दी वापस आ जाएगा, इसलिए कुछ समय के लिए युवान को ख्याल रखना है। लेकिन बहुत देर हो चुकी है और विंग वापस नहीं आया, इसलिए युवान ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वह अपने आयंग के पास ही रहना चाहता था।
तभी से जुई ने मुस्कुरा कर कहा, अब हम चलते हैं छोटे राजकुमार। उसने उसके सिर को तपतपाया और जाने वाला था। वहीं से जुई युवान फिर से रोने लगा। तो सिजुई ने पीछे देखा। ने सैड सा फेस बनाकर पूछा, क्या आप मुझे आइन के पास ले जा सकते हो? वहीं एंची ने सिजुई की ओर देखते हुए कहा, क्या लेडी विंग को आने में देर लगेगी? वे थोड़ा चिंतित होकर पूछ रही थी। तभी सिजुई ने युवान का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे लगता है इसे मैं अपने साथ ले जाना बेहतर होगा। सिजुई युवान जिसके चेहरे पर एक उज्जवल मुस्कान आ गई। वहीं जे गाड़ी से चिल्लाया, जल्दी आओ तुम दोनों। वहीं एंची युवान के साथ जाना चाहती थी, लेकिन सिजुई ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि युवान को उनके साथ छोड़ने में कोई समस्या नहीं होगी और साथ ही बीइंग के किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति को अपने पवेलियन पर नहीं ले जाना चाहता। वहीं इंगशी और शुयांग पवेलियन को नहीं छोड़ सकते। सिजुई और जे डेजी पवेलियन में वापस आ गए। सिजुई और जे विसर औषधि बनाने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। खैर, पत्तों के रस और कुछ अन्य सामग्रियों के साथ बिस्तर औषधि बनाई गई और वे सबसे पहले युआन को उस कमरे में ले गए जहां वांगजी और विंग थे। दरवाजा खुला और युआन दिखाई दिया। इससे पहले कि विंग खड़ा होकर प्रणाम कर पाता, युआन अंदर उसकी ओर दौड़ा और उसके कसकर गले लगाते हुए उसके ऊपर ही कूद पड़ा। विंग ने भी उसे गले लगा लिया। आपको मेरी इतनी याद आई प्रिंस? उसने मुस्कुराकर युआन के बालों को सहलाते हुए पूछा। युआन ने गुस्से में पाउट बनाया, कहा, बैडी आइंग। विंग ने इस पर सिर्फ चकल किया, लेकिन तभी युआन की नज़र बिस्तर पर लेटी लड़की पर गई, जो बहुत बीमार और दर्द में दिख रही थी। युआन ने विंग को देखा, फिर अपने फादर को, जो इच्छा का हाथ पकड़े हुए था और उनकी आंखों में सूखे आंसू दिखाई दे रहे थे। उसने उसे देखा और कहा, फादर। पत्नी का और उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। उसने इच्छा की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह कौन है? वांगजी ने मुस्कान के साथ कहा, आपकी बड़ी बहन। तो सिजुई ने भी युआन ने मासूमियत से पूछा, तो फिर वह इस तरह से क्यों लेटी है? विंग ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया, क्योंकि वो थोड़ी बीमार है ना स्वीटी। युआन विंग की गोद से नीचे उतर गया और अपना हाथ इच्छा के हाथ के ऊपर रख दिया, जिसे वांगजी ने पहले से पकड़ रखा था, और उसने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो बड़ी बहन, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, क्योंकि आइन के पास हर दर्द को दूर भगाने की दवा है। विंग मुस्कुराया और युआन की बातों से वांगजी को भी थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। वहीं दूसरी ओर जय पत्तों को कठोर वस्तु पर पीस रहा था और उसमें शहद और कुछ अन्य वस्तु मिलाते हुए रस को एक बर्तन में ले रहा था। सिजुई जय को देख रहा था। वह जय की हर हरकत पर ध्यान दे रहा था। कितनी प्यार से और कितनी एकाग्रता से वह इलाज कर रहा था। जय ने मुस्कान के साथ कहा, हो गया। तो सिजुई ने भी उत्सुकता से कहा, चलो तेजी से चलें फिर। सिजुई ने कप लिया और वह कमरे की ओर भागा, जबकि जय शांतिपूर्वक उसके पीछे चल रहा था। तभी जय रुका और उसने नौकरानी को देखा और अपनी लिप्स लिक करते हुए बोला, डैम हॉट। वहीं मून पवेलियन में अपने बेटे की करतूत के बारे में जानने के बाद मैम गुस्से में ड्रेसिंग टेबल पर अपने सारे मेकअप को फेंक रही थी। उसे अपने बेटे पर यकीन नहीं होता। उसके अपने शरीर ने उसकी सारी योजना बर्बाद कर दी। उसे उस शहर को पाने में इतना समय लगा और उसके बेटे ने उसकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। अपने बेटे द्वारा राजकुमारी को बचाने के विचार से उसकी आंखें लाल हो गईं। क्या राजकुमार अपने सभी भाई बहनों से नफरत नहीं करना चाहिए? जिस तरह उसने उनका ब्रेन वॉश किया है, उसे अपने भाई बहनों और माँ के अलावा किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने किसी कारण से जय को मेडिकल फील्ड में नहीं धकेला। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अपने बेटे के चिकित्सा ज्ञान का उपयोग करके अपने रास्ते की सभी बाधाओं को दूर करना चाहती थी। मैंने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुमने अच्छा नहीं किया जय। वहीं डेजी पवेलियन में जय सीटी बजाता और नौकरानी की ओर चला, जो हवा में लटके मिट्टी के बर्तन पर मोमबत्ती जलाने में व्यस्त थी।
जय जाकर उसके थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है क्योंकि वह उसे नोटिस नहीं कर सकी थी। वहीं वो मैड मोमबत्ती जलाते हुए गाना गुनगुना रही थी और उसके गालों पर एक पाउट था। उसने कहा, मुझे हमेशा मोमबत्तियां जलाने की क्या ज़रूरत है? वे सभी आपस में अपने काम बदल लेते हैं, लेकिन हमेशा मुझसे पूरी रात यह काम करवाते हैं। मुझे भी थोड़ी नींद की ज़रूरत है, मेरी प्यारी नींद। वहीं जे जिसकी सारी बातों को सुन रहा था वो धीरे से हंसा और अपने मन में बोला, कितनी प्यारी है। वहीं वो मेड मन में बोलती, मुझे इस काम से नफरत है। जे किया की ओर चला गया और उसके बगल में खड़ा हो गया, जबकि किया ने उसे नोटिस नहीं किया। वह सिर्फ अपने आप से बात कर रही थी। उसने इस परवर्ट व्यक्ति के और अपने सुंदर घंटे के आकार की आकृति की प्रशंसा करते वह नहीं देखा। वह हंसा और बोला, यह सुंदर महिला यहाँ क्या कर रही है? किया डर के मारे उछल पड़ी और बोली, भूत। इस वजह से अपना संतुलन खो गई और चे की बाहों में गिर गई। जिसके होठों पर एक स्मित आ गया। जो प्राउडली किया को उठाए था, वही किया जो बस ब्लैंक ब्लैंक करके उसे ही देख रही थी। ये किया एक ओमेगा है जो डेजी पेवेलियन की एक नौकरानी है। ये ग्रामीण इलाके से और वे 15 साल की है। वो बहुत ही मूर्ख, मजाकिया और प्यारी है। अगर वो एक बार नाराज हो जाए तो हे भगवान, कोई भी इसके क्रोध में नहीं बच सकता। इसके अलावा एक क्रूर पक्ष यह है, अपने चाकू नुमा मुंह से आपको पैरों तले कुचलने से पहले 2 बार नहीं हिचकिचाएगी। यह तो हो गया किया के बारे में। अब हम चलते हैं वहाँ जहाँ इचा और विंग है। मध्यरात के समय विंग इचा के पास बैठा था और उसे पंखा चल रहा था क्योंकि अब उसे पसीना आने लगा था। खैर, उसका बुखार कम हो गया था। उसे अब दर्द नहीं हो रहा था। किसी और की तुलना में विंग ने अच्छी तरह से जानता था कि दवा ने उस पर काम किया और अब इचा खतरे से बाहर है। वांग जी जो बैठे बैठे ही सो रहा था, विंग खड़ा हुआ और अपनी कमर को इधर से उधर हिलाते हुए बोला, मेरी कमर। विंग कमरे के पीछे की ओर चला गया जहां फूलों से भरी हुई एक बड़ी खूबसूरत बालकनी थी, जिसके किनारे एक खूबसूरत झील थी जिस पर चांद का प्रतिबिंब था। तभी वांग जी ने उसे बैकअप कर लिया, जिससे वहीं फ्लिंच उठा। वांग जी ने नींद भरी आवाज में ही कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग ने अपना हाथ वांग जी के हाथ के ऊपर रखा और कहा, मेरी कमर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा कमरे में ही टहल लिया जाए। वांग जी ने अपनी चिन को विंग के कंधे के ऊपर रखा और बोला, थैंक यू। विंग कंफ्यूज होकर उसकी ओर देखकर बोला, किस लिए? वांग जी ने धीरे से कहा, इतने लंबे समय तक इच्छा की देखभाल करने और उसके साथ रहने के लिए। विंग ने मुस्कान के साथ कहा, आपको एक माँ को उसकी बेटी का देखभाल करने के लिए धन्यवाद नहीं कहना चाहिए। वांग जी उसकी ओर देखा। विंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, वो आप ही हैं जिसने यह तय किया कि राजकुमार और राजकुमारी के पालन पोषण की जिम्मेदारी मेरी होगी और इस प्रकार मैं उनकी दूसरी माँ बन गई। कुल मिलाकर मैं 3 बड़े बच्चों की माँ बनने के लिए बहुत छोटा हूँ, लेकिन फिर भी वो अब मेरे बच्चे हैं। वांग जी मुस्कुराया और उसने विंग की गर्दन पर किस करते हुए कहा, तुम इतने अच्छे क्यों हो विंग? विंग ने अपने बाल उलटते हुए कहा, भगवान से पूछो, उसने मुझे इतना दयालु और सुंदर क्यों बनाया। विंग के बाल जो वांग जी कल पर थप्पड़ की तरह लगे। वांग जी ने उसकी ओर देख के पूछा, अब ये क्या है? विंग खिलखिलाकर उठा। वांग जी ने विंग को घुमाया और विंग वांग जी का सामना कर रहा था, जबकि उसके हाथ वांग जी के चेस्ट पर थे और वांग जी ने विंग की कमर को मजबूती से पकड़ रखा था। वांग जी ने अपना माथा विंग के माथे पर लगाया। वांग जी मुस्कुराया। विंग ने कहा, किंग? वांग जी कहा, विंग ने उसके गले पर अपने हाथ डाले और पूछा, क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ? और उसके बाद
विंग ने वांग जी को किस कर लिया। वहीं दूसरी ओर जैसा कि वांग जी ने आदेश दिया था, जे को रात के लिए डेजी पवेलियन में ही सोना पड़ा। यह सोचकर कि अगर दुर्भाग्य से रात में कुछ हो गया तो, और जैसा कि युवान अकेले सोने से डरता है, वांग जी ने जे को युवान के साथ सोने के लिए कहा, लेकिन दुर्भाग्य से तीनों भाई एक ही कमरे में सो गए, क्योंकि तीनों अपने पिता के सामने एक दूसरे का मूल्य कम करना चाहते थे, उनकी चतुराई के कारण। सिजोई सोया नहीं, बल्कि अपनी आंखें बंद कर रखा था। वहीं जे बस राहत की सांस ली, पर युवान अपने भाई के शरीर पर अपने पैर और हाथ रखकर सुस्ती से सो रहा था। तभी जे बतबताया, तीसरे भाई। सिजोई ने कहा, तो जे ने पूछा, क्या मैं इतना सुंदर नहीं दिखता कि मुझे राजकुमार जैसा पहचाना जा सके? सिजोई ने पूछा, यह प्रश्न कैसे उठा? तभी जे कुछ नहीं बोला। वो कुछ घंटे पहले हुई घटना उसे याद आ रही थी। जे किया को अपनी बाहों में पकड़े हुए गर्व से मुस्कुरा रहा था, जबकि किया उसे अजीब नजरों से देख रही थी। आखिरकार यह व्यक्ति उसे अपनी कुख्यात खरगोश जैसी आंखों से क्यों दिख रहा है? क्या आपने अपने दांत ब्रश नहीं किए? वे पीले हैं, किया ने जे से कहा। तो विजय ने कहा, क्या? वह उसकी इस बात से करने से तरीके से हैरान था। तभी किया उसकी वहां से नीचे कूद गई और उसने अपने हाथ को अपनी चेस्ट पर क्रॉस करते हुए उसे देखा। क्या तुम यहाँ पर नए गार्ड हो? विजय ने कहा, क्या गार्ड? उसने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें गार्ड जैसा दिखता हूँ? किया ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तो 7 समुंदर पार के राजकुमार जैसे दिखते हैं। परवट। किया ने उसे घूरते हुए कहा, जब आप खूबसूरत उमंगा को देखते हैं तो उसे छूने का मन करता है ना? जे कंफ्यूजन में अपना सिर हिलाया और बोला, लेकिन मैंने क्या किया है? किया उसके घूर के देखी और कहा, तो मैंने नहीं पता तुमने क्या किया है। तुमने जानबूझकर मुझे डरा दिया, फिर मैंने अपना संतुलन खो दिया और तुम्हारे ऊपर गिर गई और तुमने मुझे छू लिया। क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारा एक खरगोश जैसा पतला चेहरा देखकर मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी? जिसका भी इमोशनल डैमेज हुआ, उसने अपने चेहरे को छूते हुए कहा, दुबला पतला खरगोश जैसा चेहरा। किया और वहां से दूर चली गई और अपने मन में सोचा, यह अच्छा है किया, लगातार प्रयास करते रहो। तुम किसी भी गार्ड या अल्फा को अपना फायदा नहीं उठाने दे सकती, भले ही तुम्हें असमय अभिनय करना पड़े। और वो वहां से भागे। किया अपने प्रति बहुत सुरक्षात्मक है, उसके असमयी व्यवहार का कारण कोई भी उसके पास नहीं आता और इस बात से खुश है, क्योंकि फिर कोई उसे पसंद नहीं करेगा और वह किसी फायदे में नहीं रहेगी। किया शारीरिक संबंध बनाने में बहुत डरती है क्योंकि वह पिता विहीन पैदा हुई थी और लोग उसे एक बास्टर्ड बेबी कहते और उसे इस चीज का बहुत दर्दनाक और दुखदाई महसूस होता है। प्रेजेंट पे जे अपने आप में बताया, दुबला पतला खरगोश दिख रहा है। युवान सिजोई उसकी ओर देखा और बोला, क्या हुआ? जे दूसरी ओर मुड़ गया और कहा, कुछ नहीं। सिजोई ने भी अपनी आंखें बंद कर लिया, कहा, जो भी हो, हमारा चौथे राजकुमार जैसे अपने इमोशनल डैमेज से गुजर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वांग जी और विंग एक दूसरे के गले लगे हुए थे। वांग जी ने विंग को उसकी कमर से, जबकि विंग ने वांग जी को उसकी गर्दन से पकड़ रखा था। दोनों अपनी आंखें बंद किए हुए इस भावुक प्रेमपूर्ण किस का आनंद ले रहे थे जो वो साझा कर रहे थे। विंग का हाथ वांग जी के हाथ की यात्रा करता है और वह बालों की मुट्ठी को पकड़ता है और थोड़ा खींचता है, जबकि वांग जी ने अपना मुंह खोला। वांग जी विंग के प्रभुत्व से स्तब्ध था।
जिस पर विंग ने लीड ले रखी थी। उसने वांग जी के माउथ में अपनी टंग इंसर्ट की। विंग ने अपनी टंग को वांग जी के माउथ के अंदर इंसर्ट किया और अपनी टंग को वांग जी की टंग के संग घुमाया। यह वांग जी के लिए कुछ नया था, लेकिन वह विंग को सब करने दे रहा था जो वह करना चाहता था। विंग का हाथ वांग जी की छाती पर चला गया और उसने कपड़ों के ऊपर से उसकी सख्त छाती को सहलाता। वे एक दूसरे की जेब को सख्त कर रहे थे। विंग अपने सम्राट के मुंह के कोने का हर स्वाद ले रहा था। विंग ने के सफेद दूधिया गिलास जैसे हाथ वांग जी की गर्दन तक जाते और उसके गले को थोड़ा सा घूरते, जबकि वांग जी किसके बीच में घुटन महसूस कर रहा था। वांग जी की आंखें चौड़ी हो दी और वह विंग को धक्का देने वाला था, लेकिन विंग अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व में था। वह वांग जी को सांस लेने ही नहीं दे रहा था। वह वांग जी के मुंह के हर कोने को सक कर रहा था और चख रहा था, जबकि वांग जी विंग के प्रभुत्व को पसंद करने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। उसका शरीर विंग की हर क्रिया से उत्तेजित हो रहा था। वांग जी खुद में सोचा, ये कैसा एहसास है। उसने विंग का हाथ पकड़ा और किसको तोड़ा। वांग जी जिसकी सांसें बहुत गहरी और भारी थी। वांग जी उसकी भारी सांसें ले रहा था जब वह अपने शरीर का सहारा देने के लिए रेलिंग को पकड़ रहा था। वह बहुत शर्मिंदा और आश्चर्यचकित था। यह इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा था। उसका शरीर बहुत अजीब व्यवहार कर रहा था। वह और चाहता था कि विंग उसे किस करे और उसे चोक करे, और वह अपने विचारों से पूरी तरह से हैरान था। विंग ने वांग जी के ओठों को देखा, जो लार की एक डोरी से विंग की ओठों से जुड़े हुए थे। विंग वांग जी की ओर देखा और उसके ओठों पर एक स्mirk था। वांग जी ने कूल टोन में कहा, तुम मुझे मारने वाले थे। उसने विंग का हाथ पकड़ा और उन्हें पीछे से पकड़े हुए कहा, तुम्हें पता है यह एक शाही राजद्रोह है। विंग मुस्कुराया और उसने कहा, लेकिन आपको यह पसंद आया है ना, आपको यह एहसास अच्छा लगा। उसने मोहक ढंग से वांग जी के कानों पर फुसफुसाया और फिर कहा, आपके शरीर की ने इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी। उसने नीचे वांग जी के मेंबर की ओर इशारा किया, जो कि चट्टान जैसा कठोर हो चुका था। वांग जी शर्मा गया और उसने दूसरी ओर देखने लगा। विंग जो हंसा और उसने इंग्लिश में कहा, यू आर सो क्यूट बेबी बॉय, और उसने वांग जी के एडम एप्पल पर किस किया। शर्मिंदगी के मारे वांग जी ने विंग को हल्का सा धक्का दिया और टमाटर जैसा चेहरा बनाकर वहां से चला गया, जबकि विंग बस मुस्कुराया, लेकिन उसकी हंसी गायब हो गई जब उसे वास्तव में एहसास हुआ कि उसने क्या किया। उसने क्या बकवास किया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अंदर ही चीख पड़ा, मैं अपने दखल देने वाले विचारों को कैसे जीतने दे सकता हूँ। मुझे पता है कि उसकी गर्दन बहुत सेक्सी है और मैं उसका गला घोटना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया, लेकिन यह बहुत ही शर्मनाक है। अब मैं उसका सामना कैसे करूँगा। वांग जी कमरे से बाहर आया और शर्मीले चेहरे और शर्मीले भाव के साथ चलने लगा। कोई भी अवलोकनशील व्यक्ति बता सकता है कि कमरे के अंदर क्या हुआ होगा। वांग जी का दिल धक धक कर रहा था, जबकि उसका चेहरा लाल होता जा रहा था। वांग जी ने अपने मन में, आओ, तुम इतने अजीब व्यक्ति कैसे हो। तुम इस तरह का अजीब व्यवहार कैसे कर सकते हो वांग जी। मैं घबराए हुए भाव से बेंच पर बैठ गया, अपनी हथेली से अपना ही चेहरा ढक लिया। वहीं जियांग जिंग जो वांग जी को देख रहा था, उसने कहा, इतना शर्मीला क्यों। आपने सबके साथ ऐसा किया है, फिर पत्नी विंग के साथ इतना अलग क्यों। लेकिन क्या महारानी कमरे के अंदर नहीं थी। आप अपनी बेटी के कमरे में ऐसा निश्चित कैसे कर सकते हैं। मैं वांग जी को घूरते हुए यही सोच रहा था। वहीं वांग जी अपना चेहरा अपने हाथों पे छिपाए हुए अपने आप से कहते हैं, वांग जी तुम ऑलरेडी 30 की हो, तुम एक टीनेजर की तरह बिहेव कैसे कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं कल। बाय बाय।